ये पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि किसी वस्तु का आभासी, कैसा, आभासी एवं बड़ा, आभासी बनाना है और बड़ा बनाना है प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। इसका मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब जो बने, जो चित्र बने, वो आभासी बने और वस्तु से बड़ा बने। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें उभरे तल पर बाहर की ओर पालिश होती है। ये आपका मुख्य अक्ष है ब्लू लाइन से, ये पी ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और आप जानते हो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एफ होता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 नियम होते हैं। तो 5 नियम जो है उसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जो छठा नियम है उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। और कब बनता है? जब वस्तु यहाँ P और F मतलब ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है। जैसे मान लो ये वस्तु आपकी रखी है, वस्तु का नाम हो गया AB। तो B बिंदु से अगर ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण डाली जाए, आपतित किरण, तो परावर्तन के पश्चात किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ऐसे जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे डाली जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। अब दूसरी किरण कहाँ से डालें? आगे कोई जगह ही नहीं है। तो ये अगर दर्पण पे किरण गई और इसको पीछे हम ऐसे बढ़ाएं तो ये कहाँ से निकलेगी? वक्रता केंद्र से। और आप जानते हो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो है सीधे उसी मार्ग पे जाती है। तो ये दो किरणों का जो गैप है, यहाँ देखिए कम है, यहाँ गैप बढ़ रहा है, तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी, और जब किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो कैसे बनेगा? तो क्या करते हैं, इस किरण को ऐसे पकड़ के हम पीछे बढ़ाते हैं इसकी दिशा में, और जो ये वाली किरण है इसको भी पकड़ के ऐसे पीछे बढ़ाते हैं। तो ये वाली दोनों किरणें यहाँ पे आके एक दूसरे को कट कर देती हैं। तो ये पॉइंट बी है, तो ऊपर का पॉइंट क्या बोल दिया जाता है? B1। अब इस B1 से मुख्य अक्ष पर ऐसे हम लंब डाल देते हैं। ये A है तो ये क्या हो गया? A1। अब ये जो प्रतिबिंब बना है तो किरणों को बढ़ाने से बना है, अपने आप नहीं बना है। तो जो किरणों को बढ़ाने से प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब। और ये आप क्लियर देख रहे हैं कैसा है, वस्तु AB से क्या है? बड़ा है। तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कब बनता है? जब वस्तु जो है ये ध्रुव और फोकस के बीच होती है। तो देखिए कहाँ लिखा ध्रुव और फोकस के बीच? ये देखिए D में लिखा है दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में, इसलिए इसका D वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये A, B, C ये सभी इसके गलत ऑप्शन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो इकाई का मतलब होता है मात्रा। लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं और इसका मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। तो A में लिखा है मीटर, गलत है। B में लिखा है प्रति मीटर, ये भी गलत है। C में लिखा है मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत है। D में लिखा है इनमें से कोई नहीं, इसलिए ये वाला सही है, क्योंकि डायोप्टर कहीं लिखा ही नहीं इसमें। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन, ये पूछ रहा है, किस रंग के लिए होता है? तो देखिए ये आपका प्रिज्म है, ये कांच का टुकड़ा है। इस पर जब आप श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो दूसरे साइड में देखें तो ये 7 कलर आपको दिखेंगे। ठीक है, प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर, जो हमारी आँखों से दिखते नहीं हमको, क्योंकि हमारी आँख हर कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करें प्रयोगशाला में इसको, और एक प्रिज्म का टुकड़ा रखें और लाइट इस पर डालें, दूसरे साइड से देखें तो आपको 7 कलर दिखते हैं, और जिनको याद करने का फार्मूला होता है विबज्योर।
तो विबज्योर में वी सबसे नीचे है। वी का मतलब होता है वायलेट, जिसे कहा जाता है बैंगनी, और आर का मतलब होता है रेड, जिसे कहा जाता है लाल। तो बैंगनी वाला सबसे नीचे है, इसका मतलब बैंगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा है, और लाल कलर सबसे ऊपर है, तो लाल का विचलन सबसे कम है। यहाँ पूछ रहा सबसे अधिक विचलन, तो किसका हुआ? बैंगनी का। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लाल, पीला, हरा, बैंगनी, ये डी वाला आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है किस समय? सूर्योदय के पहले, कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, कि दोपहर के समय? तो सूर्य जो है जो श्वेताभ प्रतीत होता है वो दोपहर के समय प्रतीत होता है। ये सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L बटे ए। L का मतलब होता है चालक की लंबाई और ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो जब उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब प्रतिरोध जो है कैसा होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का योग होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश जितने भी प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए में सभी को समांतर क्रम को ही बोला जाता है पार्श्व क्रम। तो आपका ये ए वाला जो है ये करेक्ट है, इसमें बी, सी, डी ये सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये गलत है। बाएं हाथ का नियम, ये भी गलत है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये वाला आपका इसका ऑप्शन सही है। तो जो अभी तक आपने 7 प्रश्न किए, ये 7 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान से थे। 20 में से 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से होते हैं। फिर लिखा होता है उपभाग 2, यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक ये आपके केमिस्ट्री के होते हैं, और ये भी एक एक नंबर के ही होते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालने वाली गैसें होती हैं सोडियम और पोटेशियम। ये 2 गैसें ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो यहाँ पे लिखा है तांबा, ये गलत है। सोना, ये गलत है। पोटेशियम, इसलिए ये सी वाला करेक्ट है। एल्युमिनियम, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है निम्नलिखित में से एल्कीन क्या है? तो देखिए एल्कीन की जो पहचान होती है ये डबल बॉन्ड लगा होता है, और अगर एल्केन है तो एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर एल्काइन है तो एल्काइन की पहचान होती है ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें एल्कीन पूछ रहा है, ठीक है, ये एल्कीन। तो देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए ये गलत है ये वाला। इसमें देखिए डबल बॉन्ड लगा है तो इसलिए बी वाला इसका करेक्ट है। यहाँ देखिए H2C और CH2 के बीच 2 लाइनें हैं, मीन्स डबल बॉन्ड है, इसलिए ये करेक्ट है, क्योंकि एल्कीन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लिखा है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभव है। जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान 10 होता है। यहाँ पे 1 लिखा है, ये 10 होना चाहिए, इसलिए ये ए वाला इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो क्लोरीन के अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, लिखा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। धावन सोडा गलत, बेकिंग सोडा ये भी गलत, फिटकरी, फिटकरी से जल जो है वो जीवाणु रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्न अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन। ना ये अपघटन है, ना वियोजन है, ना ये योगात्मक है। आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनना क्या है? प्रतिस्थापन है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है Fe प्लस CuSO4, तो Fe अधिक क्रियाशील होता है, Cu को हटा देता है कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो बन जाता है FeSO4 और प्लस ये Cu जो है अलग हट जाता है। तो एक ऐसी क्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसलिए ए वाला इसका करेक्ट है। देखिए प्रश्न संख्या 14 से 20 जो होती है ये आपकी बायो से होती है, बायोलॉजी से होता है। तो लिखा है पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, मीन जल का संवहन। तो ए वाला आपका करेक्ट है। यह आपका बी सी डी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो काफ़ी फेमस है, मेंडल ने मटर का उपयोग किया था, मटर के पौधे का। ठीक है, आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए। तो आपका सी वाला ये सही है। ये बैंगन, टमाटर, सरसों ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो शुक्र वाहिका है सी नंबर पर, यह आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 और जल की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है और सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो तीनों की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो इनमें से सभी लिखा है इस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे एग्जाम में। 18वां समजात अंगों का उदाहरण है। समजात का मतलब एक जैसे, तो जैसे हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो काम हमारा हाथ करता है वही कुत्ते का अगला पैर करता है, तो ये भी समजात हुआ। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, दोनों दांतों का काम खाना चबाना ही है, तो ये भी एक जैसा हुआ। आलू एवं घास के अपरिभूषधारी, ये भी एक जैसा हुआ। इसका मतलब जो लिखा है इनमें से सभी, इसी को आप करेक्ट करेंगे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, लिखा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा? अमीबा में गलत, ईस्ट में गलत, प्लेज्मोडियम में, ये वाला सी आपका सही है। 20वां प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? लैमार गलत, डार्विन गलत, मेंडल, ये वाला आपका करेक्ट है। तो ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बहुविकल्पी प्रश्न साइंस के जो आए थे आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए, इसलिए इसे देखना ना भूलें।